हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2 डे एग्जाम 2026 है ना। ये 22 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है और उनसे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हर्षचरित की रचना किसने की थी। दोस्तों ये बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह पुस्तक सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी की जीवनी है जो वर्धन वंश और उसके समय के उत्तर भारत की जानकारी प्रदान करती है। यह संस्कृत में लिखा गया है ना। और यह ऐतिहासिक गद्य काव्य जो 8 अध्यायों में बांटा गया है। हर्षचरित को संस्कृत साहित्य में पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ हम लोग और महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से दोस्तों कई दो तीन क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही गए थे इसी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में ही। ठीक है, तो देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, है ना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो ये सोमदेव हैं। रावण वध के लेखक भट्टी हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। तो ये दोस्तों सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आपका है कादम्बरी के लेखक दोस्तों कौन है, बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, जो कि आपके क्वेश्चन आपका यही था, हर्षचरित के लेखक कौन है, तो ये देख लीजिए बाणभट्ट है। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहण है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं। सुंदरानंद के लेखक अश्वघोष हैं। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे और देख लीजिएगा थोड़ा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयांक हैं और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। हर्ष नाटक के लेखक हर्षवर्धन है। ठीक है, ये आपका अगला मेघदूत है दोस्तों, हो ही गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक दोस्तों ये भी कालिदास हैं। कुमार संभव के लेखक कालिदास हैं। रघुवंश के लेखक कालिदास हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ताजमहल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में, है ना, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ये करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है जिसे 1632 में शुरू किया गया था और 1653 के आसपास ये पूरा हुआ था। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये संगमरमर से बना है ना दोस्तों। इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यानी कि शामिल किया गया, और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, लाहौरी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 101वें संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय जीएसटी यानी कि आईजीएसटी पर नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये केवल संसद के पास होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अंतर्राज्यीय जीएसटी के लिए नियम बनाने का अनन्य अधिकार केवल संसद के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 246A के तहत संसद अंतर्राज्यीय, ये अंतर्राज्य नहीं है, अंतर्राज्यीय दोस्तों, ये अंतर्राज्यीय है। ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाया। ये अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून बना सकती है, जिसे जीएसटी परिषद की सिफारिश पर लागू किया जाता है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इस संशोधन ने भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी की एक
समान व्यवस्था लागू की है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था? क्या कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य पूछा था दोस्तों, तो बाजार और कीमतों पर नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य था, है ना। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक बाजार नियंत्रण और आर्थिक विभाग था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, इसका प्राथमिक कार्य वस्तुओं की मूल्य निश्चित करना था, है ना, जमाखोरी को रोकना और बाजार में सरकारी नियमों को सख्ती से लागू करना था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगला आपका है, इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों नायब रियासत होता है ना। और सहाना ए मंडी नामक अधिकारी इस विभाग के तहत बाजार का निरीक्षण करते थे। इसका लक्ष्य सुल्तान की बड़ी सेना को कम वेतन में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ASCII में सी का अर्थ कोड क्या होता है जिसका उपयोग किसके लिए, डैश मतलब किसके लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका राइट आंसर आपका इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सूचनाओं को कूटबद्ध करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों देखने से पहले देख लेते हैं, यह कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को बाइनरी भाषा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है किया जाने वाला एक मानक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। इसका विकास 1963 में ANSI के द्वारा विकसित किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकारी प्राप्त है, ये किस आर्टिकल में निहित है, यानी कि किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 131 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 32 मत करिएगा, अभी में हम लोग देख लेते हैं 32 क्यों नहीं करते हैं। अनुच्छेद 131 मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद की सीधे सुनवाई कर सकता है। यह क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ना। अनुच्छेद 124 की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 24 भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वहीं अनुच्छेद 41 की बात करें तो 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है ना। अनुच्छेद 148 की बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति से संबंधित है ना। दोस्तों अनुच्छेद 32 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार यानी कि रीट जारी करने की शक्ति है, लेकिन संघीय विवादों के लिए मुख्य रूप से 131 का उपयोग किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया हो कब कब किया जाता है आर्टिकल 32 या 131 का उपयोग। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आपके महात्मा गांधी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे में इस समिति की स्थापना की थी। तो ये जगह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है और ये डेट भी पूरा याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को भारत की सेवा, छुआछूत उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार और निर्धनता कम करने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए एकजुट करना और प्रशिक्षित करना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कौन सी सोसाइटी गोपाल कृष्ण ने छोड़ी थी? ठीक है, तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, इस समिति के माध्यम से हितवाद नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, हो सकता है अगले सेट में आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, जब दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग यानी कि सड़क, रेल आदि आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। तो उसको दोस्तों नोड कहते हैं। किसको? उसको दोस्तों नोड कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा देखते हैं डिटेल्स में। दोस्तों परिवहन के नक्शे या नेटवर्क में जहां दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं उसे नोड या नोडल बिंदु कहा जाता है। यह स्टेशन, जंक्शन या चौराहा हो सकता है ना। ये परिवहन नोड या जंक्शन भी कहते हैं। वहीं लिंक की दोस्तों बात करें तो दोस्तों लिंक दोस्तों दो नोड्स को आपस में जोड़ने वाली सड़क या रेल लाइन के खंड को लिंक कहते हैं। तो ये लिंक भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वहीं नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में दोस्तों नोड और लिंक मिलकर एक ही परिवहन नेटवर्क का निर्माण करते हैं, उसे ही दोस्तों नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विटामिन B1 की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन से होते हैं? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होने वाले बेरी रोग होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये थायमिन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से पॉलिश किए गए चावल, सफ़ेद आटे, ये दोस्तों आटे हैं, है ना, आटे और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अधिकता से यह कमी होता है। तो ये कारण भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला आपका आता है विटामिन की बात आती है तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और इसके कारण से दोस्तों रोग क्या होता है? तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन है ना, क्या राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और ये इसके कारण दोस्तों त्वचा फटने, आंखों में जलन, इसका रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन B3 की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है नियासिन। और इसके दोस्तों क्या रोग होते हैं? तो ये पेलाग्रा रोग होता है इसकी कमी से दोस्तों। ठीक है, अगला आपका है विटामिन B5। इसे दोस्तों पैंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और ये पैरों में जलन करता है ना। इसके कमी से पैरों में जलन होती है, बीमारियां। ठीक है, अगला दोस्तों आपका है विटामिन B9 और विटामिन B12 है ना। ये फोलिक एसिड साइनोकोबालामिन है ना, इसका रासायनिक नाम है। और दोस्तों ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। विटामिन C की बात करें दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। और इसके कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, जो कि मसूड़ों की बीमारी है ये, है ना। विटामिन D की बात करें दोस्तों कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। क्या? कैल्सीफेरोल। और इसके दोस्तों कारण से रिकेट्स बीमारी होता है ना। रिकेट्स नोक जो कि बच्चों में होता है, इसे ऑस्टियोमैलेशिया भी कहते हैं। क्या? ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, विटामिन E की बात करें दोस्तों इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और ये दोस्तों बांझपन, ये इसका बीमारी है। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी आपको ध्यान रखना है। विटामिन से पूछ लिया है तो दोस्तों अगले सेक्टर में देखने को मिलेगा। ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए विटामिन के दोस्तों ये फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और ये दोस्तों रक्त का थक्का न बनना इसका, ठीक है, बीमारी है। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो दोस्तों ADE के वसा में घुलनशील हैं। वहीं जल में घुलनशील विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C हैं, है ना। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये आपके मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कलंक गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों मंडी में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कलंक गांव मंडी जिले में स्थित है। यह परासर क्षेत्र में स्थित एक छोटा और पृथक गांव है जो
अपनी पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला, लकड़ी और पत्थर के घर के लिए प्रसिद्ध है ना। अगला आपका पूछा गया था वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। वारली पेंटिंग मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य की एक प्राचीन आदिवासी लोक कला है, जिसे पालघर और ठाणे जिले की वर्ली यानी कि वारली जनजाति द्वारा सह्याद्री क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह कला ज्यामिति, आकृतियों, वृत्त, सूर्य, चंद्रमा, त्रिभुज, पहाड़, पेड़ और वर्ग पवित्र भूमि के उपयोग के लिए जानी जाती है। पारंपरिक रूप से यह पेंटिंग मिट्टी की दीवारों गायक के गोबर से बनती है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था संयोग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रति सेकेंड। चलिए अगला दोस्तों आपका पूछा गया था विंडोज 11 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की क्या करती है ना। शॉर्टकट की क्या करती है? तो ये क्या करती है दोस्तों टास्क मैनेजर खोलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, ये टास्क मैनेजर खोलती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था बग्राम एयरबेस मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान की फरमान प्रांत में राजधानी काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डा रहा है, जिसे अमेरिकी उपस्थिति 2001 में तालिबान शासन गिरने के बाद यह 20 साल तक अमेरिकी और नाटो सेनाओं का प्रमुख परिचालन केंद्र भी रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 2025 ITTF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? तो ये आपका चीन रहा है, यानी कि चाइना रहा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था। अगला आपका है तापीय प्रदूषण का सबसे सामान्य कारक प्रदूषण कौन सा होता है? तो ये दोस्तों क्या होता है? शीतलक के रूप में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतलक के रूप में होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वित्त वर्ष 2026 में भारत की मुद्रास्फीति दर के लगभग कितना से कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये दोस्तों आपका 2.1% से 3.1% लगाया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था मैकेनिकल कंप्यूटर, है ना, मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है ना। तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका नाइजीरिया है। दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के दोस्तों मैं एनालिसिस आपको देता रहता हूँ, ठीक है।